उस बुरे दौर में हमको जनाब ओवैसी साहब और जनाब माजिद साहब हमारे बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मौका दिया। इसके लिए ताउम्र मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सच्चा बात करता हूँ, अपनी जगह ये सच बात है। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में अगर कोई मुझे सहारा देगा या मुझे कोई मौका देगा और बीच रास्ते में मैं उस परिवार को छोड़ दूं, तो उस इंसान को जाहिर सी बात दुख होगा। लेकिन हमारी कुछ अपनी सियासत है, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, जिसके तहत मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। मैं 4 वर्ष का विधायक हूं और वो 4 टर्म का विधायक है। 16 साल का फासला है हम दोनों में। अगर वो ये बोलते हैं कि मैं उन 3 विधायक को ले जाने में कामयाब रहा, अब ये समझ से परे है कि इस बात को मैं कॉम्प्लीमेंट में लूँ, तारीफ़ में लूँ या शिकायत में लूँ। आपका परिवार क्योंकि राजद में सबसे पुराना, अगर चारों में देखें तो आपका परिवार सबसे ज़्यादा राजद के करीब है, तो इसलिए ये शक जाता है कि शायद आप ही लेके नहीं, अख्तरुल साहब से हमारे रिश्ते क्या, देखिए मैं कहा कि सियासी एतबार से हम अलग हो सकते हैं। वो किशनगंज की राजनीति करते हैं, हम अररिया की राजनीति करते हैं, या वो यूँ कह ले वो सीमांचल की राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। हम तो एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे अपनी सियासत कर रहे हैं। हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि कहीं क्या पता दोनों भाई फिर एक जगह आ गए, क्या पता हम दोनों भाई के बीच अच्छा रिश्ता यहीं से कायम हो जाए। क्या सच्चाई है? मतलब रास्ते हो गए? अरे रिश्ता हर कोई चाहेगा, इसमें बुराई क्या है? मतलब पुरानी बातें भुला गए। यही तो परिवार होता है, यही ना परिवार होता है। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या आप अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर? नहीं, अभी तो मेरा पहला टर्म जो है पूरा नहीं हुआ है। 2 साल पूर्व में था, अभी 2 साल हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जोकीहाट से हूँ, फिलहाल जो जिम्मेदारी जोकीहाट वाले ने दी है उसको मैं बखूबी ईमानदारी से निभाऊँ। ओवैसी साहब ने आपसे संपर्क किया इन सब मामले के बाद? नहीं, उनका फ़ोन नहीं आया है। माजिद साहब फ़ोन करते रहते थे अक्सर, और आखिरी टाइम जब टीवी पे ये सब न्यूज़ चला था उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा कि फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप आ जाइए। तो बोले कब आए? तो हम कहा कि 24 को विधानसभा चल रहे, तो उन्होंने बोला था, अब क्या मजबूरी थी, नहीं आई। तो मंत्री बन सकते हैं आप आने वाले दिनों में क्या, अगर सरकार बनती है तो? किसके तकदीर में कौन जानता है? किसके तकदीर में क्या है वो तो आप नहीं जानते हैं या हम नहीं जानते हैं। पिछले दिनों बिहार में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। आप देख रहे हैं जैसे कि हम तमाम इन विधायकों का इंटरव्यू कर रहे हैं और एआईएमआईएम के लोगों का इंटरव्यू लगातार कर रहे हैं। अभी हम जोकीहाट के विधायक शाहनवाज साहब के साथ हैं और अब तक हमने एआईएमआईएम के जितने लोगों का इंटरव्यू किया है, कभी किसी ने डायरेक्ट या किसी ने इशारों में ज़रूर ये कहा है कि इन सब के पीछे, इन सबको ले जाने में शाहनवाज आलम का हाथ है। तो हम सीधे आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका पहलू क्या है। शाहनवाज साहब, पहला सवाल यही है कि जब प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का इंटरव्यू जब पिछले दिनों मैंने किया, तो उन्होंने ये कहा कि आप ही लीड किए होंगे ले जाने में, तो आपका पहलू क्या है? आप ही थे, चारों को ले जाने में आप ही हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो है जनाब अख्तर साहब काफ़ी सीनियर नेता हैं और हमारे अब्बा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साथ सियासत में एक लंबा समय उन्होंने बिताया है और मेरी सियासी ज़िंदगी, या यूँ कह लें कि मैं 4 वर्ष का विधायक हूँ और वो 4 टर्म का विधायक है। 16 साल का फासला है हम दोनों में। अगर वो ये बोलते हैं कि मैं उन 3 विधायक को ले जाने में कामयाब रहा, अब ये समझ से परे है कि इस बात को मैं कॉम्प्लीमेंट में लूँ, तारीफ़ में लूँ या शिकायत में लूँ। बहरहाल, जहाँ तक ले जाने की बात है, हमारे जो अन्य 3 साथी, बोल लीजिए, साथी तो बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं समझता हूँ, चाहे वो इजहार अस्फी साहब हो, हमसे काफ़ी लंबा क्या कहते हैं सियासत राजनीति में रहे हैं। रुकमुद्दीन साहब पहले हमसे कई बार विधायक हो चुके हैं। अंजार नईमी साहब भी हमसे कई साल पहले सियासत में आए हैं। बहरहाल, जब एक समूह कोई फैसला लेता है तो वो सबका
इक्वल फैसला होता है, सबके क्या कहते हैं मर्जी का फैसला होता है, कोई कहीं किसी को लेके नहीं जा सकता है। सबने मिलकर ये फैसला लिया जाए। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मैं आपको बताया ना कि सब लोगों ने ये क्या कहते हैं अपने शुभेच्छा से, अपने इच्छा से, चारों आदमी की रजामंदी बनी तो कुछ ना कुछ तो बात होगा, तभी बनी। किसी एक आदमी पे इल्ज़ाम देना या कुछ इल्ज़ाम लगाना तो गलत होगा। सबकी मर्जी थी। आप तो पहले भी और भी विधायकों से पूछ चुके हैं, हम तो काफ़ी छोटे हैं, हमारी क्या बिसात है, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, वो हमसे सीनियर हैं, बड़ा मैं कद्र भी करता हूँ सबका। सबकी इच्छा बनी, सब लोग बैठ के बात करते थे। आप भले ही छोटे हैं लेकिन आपका परिवार क्योंकि राजद में सबसे पुराना, अगर चारों में देखें तो आपका परिवार सबसे ज़्यादा राजद के करीब है, तो इसलिए ये शक जाता है कि शायद आप ही लेके। नहीं, एकदम सही है, अपने जगह में सही है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर मरहूम तस्लीम साहब थे और लालू जी के घर से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा इस घर का, लेकिन इस रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव भी आए हैं। उसके बावजूद भी हम लोग आगे बढ़े हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी भी बाहर के लोगों का हम पे शक जाना लाजमी है। उस दिन की एक्टिविटी भी अगर देखें, जैसे तेजस्वी यादव ने आपको गाड़ी के फ्रंट सीट में अपने बगल में बैठाया और ख़ुद वो गाड़ी चला रहे थे, तो तेजस्वी साहब के भी लगता है कि सबसे ज़्यादा करीब आप ही हैं। देखिए आपको तो पहले भी अभी जस्ट हम लोग बोले हैं कि उस परिवार से तो पूर्व से संबंध रहा ही है और हर परिवार में उतार चढ़ाव होता रहता है। आपको जो टिकट मिलने की जो प्रक्रिया थी उस पर थोड़ा अगर आप कुछ बता सकें कि पहले यहाँ पे मुर्शीद आलम को टिकट मिला था, फिर अचानक से टिकट में तब्दीली आई, तो क्या कुछ उस वक्त हुआ था? देखिए, उस टर्म में मैं उपचुनाव जीता था, वर्ष 2017 सितंबर में। अररिया के सांसद हमारे पिता जनाब तस्लीमुद्दीन साहब हुआ करते थे, उनके इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुआ और ये सीट खाली होने के बाद जोकी से उस टाइम के उस वक्त जनाब सरफराज साहब हमसे जो बड़े भाई हैं, वो जोकी के एमएलए हुआ करते थे और वो अररिया से लड़े, जीते, ये सीट खाली हुआ और हम जोकी से उपचुनाव जीते। जोकी से उपचुनाव जीतने के बाद फिर जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ उसमें सरफराज भाई हार जाते हैं और जब 2020 में विधानसभा का चुनाव आया तो तमाम कुछ होने के बावजूद भी अंत में पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया था और हम लोग वापस आए। उस वक्त तक ये जो पार्टी है AIMIM, जनाब मुर्शिद साहब जो कि हमसे 2020 में जदयू भाजपा की गठबंधन से लड़े थे, हमने उनको करीब उपचुनाव में नहीं 18 उपचुनाव में वो हमारे खिलाफ क्या कहते हैं जदयू भाजपा के उम्मीदवार थे। हमने उनको करीब, हमको लगता है कि 35-40 हज़ार वोट से हराया था, इसी के आसपास था। बहरहाल उसके बाद हमारा आए तो हमारा टिकट काट दिया गया। हम तमाम लोग आए और तमाम लोग जनाब अख्तर साहब से भी क्या कहते हैं बात किए, माजिद साहब से भी बात किए। जिन लोग मेल या ट्विटर जनाब ओवैसी साहब को कर सकते थे उन लोगों ने भी किया। और ये बात सही है कि उस बुरे वक्त पे, उस बुरे दौर में हमको जनाब ओवैसी साहब और जनाब माजिद साहब हमारे बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मौका दिया। इसके लिए ताउम्र मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। सियासी तौर पे मैं जनाब ओवैसी साहब से अलग हुआ हूँ, लेकिन उनके लिए जो इज़्ज़त है, उनके लिए आखिरी पल तक दुआएं निकलते रहेंगी।
वही माजिद साहब यही कह रहे थे कि जब टिकट नहीं दिया तेजस्वी यादव ने और उनको राजद ने जब धोखा दिया तो हमने सहारा दिया, तो ऐसे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमें इस तरीके से धोखा दें। अपनी जगह मैं सच्चा बात करता हूँ, अपनी जगह ये सच बात है। जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में अगर कोई मुझे सहारा देगा या मुझे कोई मौका देगा और बीच रास्ते में मैं उस परिवार को छोड़ दूं तो उस इंसान को जाहिर सी बात दुख होगा। लेकिन हमारी कुछ अपनी सियासत है, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसके तहत मुझे ये फैसला लेना पड़ा। जो एक पैसे की लेन देन की बात जो कार्यकर्ता लगाते हैं और कई विधायक जो राजद में गए वो भी लगा रहे हैं, अंजार साहब कल खुलकर इस पर बोले, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था टिकट के दौरान? देखिए, ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब देना ऑन द रिकॉर्ड तो उचित नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा यहाँ पे जो लोग पहले से एआईएम के थे, हालांकि हम पे नाराज़ भी हुए, नाराज़गी क्योंकि उनकी कहीं से जायज़ नहीं है। चाहे जो पुराने लोग हों, जो मतलब टिकट के दावेदार हों, वो लोग हम पे नाराज़ भी हुए। भाई आप नाराज़ क्यों हुए? हमसे पहले क्या आपको टिकट मिला था? क्या शाहनवाज ने आपका टिकट काटा? हमको तो स्टेट यूनिट ने टिकट नहीं दिया, हमको माजिद साहब ने टिकट दिया, हमको ओवैसी साहब ने टिकट दिया। तो हमको कहा गया था चलिए ठीक है, राजनीति में चलता है, जब कोई कारवा बढ़ता है तो चलता है उतना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में कुछ लोग एआईएम को धोखा दिए, उस वक्त धोखा दिए, जिनको आप कैडर कह रहे थे। दिन में हमारे साथ थे, रात में कहीं और थे। रात में आपको दूसरे पार्टी के कैंडिडेट के साथ मीटिंग हो रही थी। हाँ, पुरानी कैडर ही ने हाँ, एकदम हुआ है, मैं बताया हुआ भी हूँ, जानते हैं माजिद भाई। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आपके जो है रिश्ते कैसे हैं अख्तरुल ईमान साहब के साथ? अख्तरुल साहब से हमारे रिश्ते क्या, देखिए मैं कहा कि सियासी एतबार से हम अलग हो सकते हैं। वो किशनगंज की राजनीति करते हैं, हम अररिया की राजनीति करते हैं, या वो यूँ कह ले वो सीमांचल की राजनीति करेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। हम तो एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ पे अपनी सियासत कर रहे हैं। तो हमारा कोई उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। हमने पहले ही कहा कि हमारी कुछ अपनी सियासत है, हमारी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं जिसके तहत हमको फैसला लेना पड़ता है, उसके तहत हम आगे बढ़े हैं। आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, जनता तय करेगी। आने वाले दिनों में मैं अच्छा करूंगा तो मुझे उम्मीद है जनता दोबारा ज़रूर लाएगी, मैं अच्छा नहीं करूंगा तो जनता नकारेगी। यही ना होता है। अब जो सिनारियो आपके यहाँ हो गया, आप भी राजद में वापस चले गए, सरफराज भाई आपके बड़े भाई राजद में हैं ही, तो अब क्या होगा आने वाले चुनाव में? फिर टिकट के लिए दोनों भाइयों में आप लोगों की आपस में वो हो सकती है? हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि कहीं क्या पता दोनों भाई फिर एक जगह आ गए, क्या पता हम दोनों भाई के बीच अच्छा रिश्ता यहीं से कायम हो जाए। क्या सच्चाई है, मतलब रास्ते ठीक हो गए? अरे इस तक हर कोई चाहेगा, इसमें बुराई क्या है? मतलब इसमें पुरानी बातें भुला गए? यही तो परिवार होता है, यही ना परिवार होता है, यही परिवार हो सकता है। अब अल्लाह क्या चाहते हैं, ऊपर वाली क्या मर्जी है, हम तो चाहेंगे कि हम लोग मिलजुल के आगे बढ़े। पार्टी के अंदर, क्योंकि अब अररिया में आप अकेले विधायक हो गए, अररिया से इकलौते विधायक हो गए, तो पार्टी की इकाई में, जिला इकाई में कोई बदलाव आने वाले दिनों? देखिए, पार्टी इकाई में जिला बदलाव वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। प्लस पार्टी में जिला में अभी भी काफ़ी सीनियर लोग हैं, उनके नेतृत्व में जिला का जो है पार्टी का काम धाम आगे बढ़ेगा। पार्टी का जो नीतियाँ हैं, सिद्धांत है, उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में क्या आप अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर? नहीं, अभी तो मेरा पहला टर्म जो है पूरा नहीं हुआ है। 2 साल पूर्व में था, अभी 2 साल हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जोकीहाट से हूँ, फिलहाल जो जिम्मेदारी जोकीहाट वाले ने दी है उसको मैं बखूबी ईमानदारी से निभाऊँ। बाद में क्या होगा नहीं होगा, आगे का बात आगे करेंगे। तेजस्वी यादव जो सीमांचल विकास आयोग की बात करते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी बनी है कि क्या संघर्ष करेंगे? अगर सरकार नहीं बनती है, सरकार बन जाती है तो खैर एक आयोग बन जाएगा, लेकिन नहीं बनती है तो उससे पहले तक किस तरह का संघर्ष होगा उसके लिए? हम चाहते हैं कि जो भी सीमांचल की क्या कहते हैं
ये विकास आयोग का गठन हो, चाहे सीमांचल का जो भी मेन इश्यूज है, चाहे वो कटाव का हो, चाहे वो धसान का हो, चाहे वो बाढ़ का हो, चाहे वो पलायन का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, इन सब में जिस पार्टी में हम गए हैं उसमें गंभीर रूप से सरकार से मांग करें। अगर सरकार इस चीज़ों को पूरा नहीं करती है तो हम तो अपने नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व कहेंगे कि आप सड़क से लेकर सदन तक सीमांचल की लड़ाई लड़े, क्योंकि सीमांचल हमेशा आप लोगों के साथ रहा है। अब वक्त आ गया है सीमांचल के लोगों के लिए भी कुछ करने का। आने वाले दिनों में क्या तेजस्वी यादव इस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे यहाँ से? हम तो चाहेंगे, एकदम चाहेंगे, हम उनको लाएंगे भी। कुछ अभी कुछ तय नहीं हुआ? नहीं, तय हुआ था। अब क्या कहते हैं, आज ही कल में आने वाले थे, लेकिन जो क्या कहते हैं पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके पिता भी हैं, तो पहले अपना बेटा धर्म निभा रहे हैं, वो पुत्र धर्म निभा रहे हैं, उसके बाद यहाँ ज़रूर आएंगे। आपके MIM से आने के बाद क्या, क्योंकि रुकनुद्दीन साहब ने कहा कि उनको रेगुलर कॉल्स आते हैं, धमकियाँ आती है, बाहर से कॉल आते हैं, यूपी से, MP से, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ? हाँ, कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार फेसबुक में जो है 1000-1200 कमेंट आते हैं। इन नौजवानों से मुझे गुजारिश है कि देखो बाबू, तुम अगर जिस पार्टी के लिए ये सब चीज़ कर रहे हो, ज़मीन पे उतरो। फेसबुक पे गालियां लिखने से किसी का भला नहीं होने वाला है। तुम अपनी पहचान दो, जिस पार्टी से हो उसके अच्छे चीज़ों को आगे करो, लोग खुद ब खुद तुमसे जुड़ेंगे। एक जो पुरानी चीज़ रह गई, जो बीच में आप लोग हैदराबाद गए थे, आप, अख्तरुल इमान साहब और अंजार साहब, वहाँ पर क्या कुछ बात हुई थी? उस वक्त क्या कुछ ओवैसी साहब ने पूछा था कि पार्टी टूटने वाला है, आप लोग जाने वाले, कुछ ऐसी? नहीं, पार्टी टूटने के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ के क्या कहते हैं, यहाँ का हालचाल ज़रूर जाना था। देखिए, कहीं ना कहीं जो है हमारे जो साथ थे या हम चारों के साथ एक समस्या आ रही थी, वो नेतृत्वहीन की थी। कोई लीड करने वाला नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था, तो सब लोग, और अब ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग को एहसास था कि क्या कहते हैं, हैदराबाद दूर है, तो अब क्या कहें, सारी बातें बोली नहीं जा सकती है। लेकिन अब हमारे और भी विधायकों से बात की है, तो मैं पार्टी को, सुप्रीमो है, चाहे माजिद भाई हैं, उनसे तो यही कहूँगा कि जब सब लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं तो इस पे भी आप गौर फरमाइएगा, इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं। तो नेतृत्व के लिए तो अख्तरुल इमान साहब थे ही, वो तो थे। अब क्यों सब लोग जो है तन्हा महसूस कर रहे थे? अच्छा, ये तो आत्ममंथन की चीज़ है। अगर हम कोई सियासत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप सियासत में चलता है, लेकिन अगर 4 आरोप लगा रहे हैं तो एक किसी न किसी पे तो मंथन करना होगा। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि ये लोग हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम अपने आप से सच बोलेंगे, हो सकता है कल मेरा बेहतर हो। ओवैसी साहब ने आपसे संपर्क किया इन सब मामले के बाद? नहीं, उनका फ़ोन नहीं आया है। माजिद साहब फ़ोन करते रहते थे अक्सर, और आखिरी टाइम जब TV पे ये सब न्यूज़ चला था, उनका फ़ोन आया था। मैंने कहा कि फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप आ जाइए। तो बोले कब आए? तो हम कहे कि 24 को विधानसभा चल रहे, तो उन्होंने बोला था, क्या मजबूरी थी, नहीं आई। उस वक्त तो लोग ध्यान नहीं दिए इधर। अब ध्यान नहीं, देखिए बड़े लोग हैं, पूरा भारत देखते हैं, थोड़ा सा मशगूलियत तो रहती है। अब राजद में जाने के बाद आपको एहसास कैसा है, मतलब कि एक वापस अपने जगह पे जाके आप कंफर्टेबल हैं, या अभी पार्टी में एडजस्ट होने में, पटना यूनिट में एडजस्ट होने में कोई परेशानी? देखिए पार्टी ठीक है, पार्टी में गए हैं, दोबारा एडजस्ट होना क्या होना वो सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ के अवाम क्या सोचती है, यहाँ के अवाम के लिए मैं नहीं बदला हूँ। कल भी मैं जिस तरह से अपना काम को अंजाम देता था, आज भी उसी तरह अपने काम को अंजाम देता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी उसी तरह का काम को अंजाम दूंगा। सरकार बनने की संभावना है राजद की दिख रही है? अब देखिए, तो हाई लेवल का चीज़ हो गया, हम लोग से तो परे बात है। हम लोग तो आपको बोले ना कि हम लोग को तो मतलब ये सब ऊपर की बात है। कुछ वैसी खलबली चलती? नहीं, आप हमको तो नहीं जानकारी है सब। तो मंत्री बन सकते हैं आप आने वाले दिनों में, अगर सरकार बनती है तो? किसके तकदीर में कौन जानता है? किसके तकदीर में क्या है वो तो आप नहीं जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं। मैं जिस दिन से सियासत में आया हूँ, डे 1 से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, मेरा हर एक पल चुनौतीपूर्ण रहा है। हर एक दिन मैंने एक नई चुनौती को स्वीकार किया है। आप भी देखेंगे, आप लोग भी लोकल हैं,
और आगे भी जो चुनौतियां आएंगी मैं हंस के उसको स्वीकार करूंगा और उस पर सफल होने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शाहनवाज आलम साहब, जोकीहाट के विधायक, जो अभी राजद के विधायक हैं, कुछ दिनों पहले तक AIMIM के विधायक थे। तमाम चीज़ों पर हमने बात किया कि क्या कुछ हुआ पार्टी ज्वाइन करने से लेकर छोड़ने तक, और जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी बात किया हमने। आप उम्मीद है कि आपने इंटरव्यू अंत तक देखा होगा।